पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश वाले थे कि तभी दरवाजा जोर से खुला और थके हारे धूल से सने हुए फैजान ने कोर्टरूम में एंट्री ली। फैजान के साथ कियारा और श्रुति अंदर आई, अपने कंधों पर घसीटते हुए एक घायल डर से कांपता हुआ लड़का लेकर। उसकी हालत देखकर कोर्टरूम में सरगर्मी फैल गई। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खरोचों से भरा था और चाल लड़खड़ा रही थी। जैसे ही यश ने उसे देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी की चमक दौड़ गई। अरे ये तो वही लड़का है जिसने सबसे पहले मेरे खिलाफ आवाज उठाई थी और जिसने सालने पर हमला किया था। कियारा और श्रुति ने यश की ओर देखा और हल्की स्माइल पास की। उस एक मुस्कान में भरोसा था, वादा था और एक सुकून जिसने यश के चेहरे पर राहत लौटा दी। वो लड़का सीधे कटघरे में लाया गया। जज ने उसकी ओर देखा और कठोर आवाज में पूछा, कौन है ये? और इसे पुलिस नहीं बल्कि ये दो लड़कियां क्यों लेकर आई है? कियारा की आवाज कोर्टरूम में गूंज उठी। क्योंकि पुलिस तो अपनी नौकरी बेच चुकी है माय लॉर्ड। इसने स्केलेटन को वहां जानबूझकर रखा था जिससे यश को फंसाया जा सके और फैक्ट्री बंद करवाई जा सके। और ये काम इसने अकेले नहीं किया, इसे अंदर से मदद मिली थी। कोर्टरूम में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। जज ने गुस्से से उस लड़के की ओर देखा। क्या ये सच है? लड़के की नजरें कोर्टरूम में इधर उधर भटकने लगी। वो डरा हुआ था। तभी उसकी नजर कियारा से टकराई, जिसने उसकी ओर तिरछी मुस्कान फेंकी। एक ऐसी मुस्कान जो साफ कह रही थी, अब बोल भी दे वरना अगली किक मैं मारूंगी। लड़के की हिम्मत जवाब दे गई। हाँ, हाँ, ये सच है। उसने कांपती आवाज में कहा, स्केलेटन मैंने ही रखा था। एक प्लान के तहत मुझे पैसे दिए गए थे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कई लोग उठ खड़े हुए, कैमरे फ्लैश करने लगे। इंस्पेक्टर की हालत बिगड़ गई। उसने सरकारी वकील के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। सरकारी वकील झल्ला कर बोला, माय लॉर्ड, हम इस कबूलनामे को सबूत नहीं मान सकते। इसकी हालत देखिए, यह जबरदस्ती भी हो सकता है कि इस पर दबाव डाला गया हो। कियारा ठहाका लगाते हुए बोली, एज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल उम्मीद थी मुझे कि आप लोग यही बहाना बनाएंगे, इसीलिए हम सबूत लाए हैं। श्रुति ने अपने बैग से एक मुड़ा तुड़ा गीला सा पेपर निकाला और जज साहब की तरफ बढ़ा दिया। जज ने चश्मा ठीक किया, पेपर खोला और गौर से देखा। कागज पर कुछ सीरियल नंबर्स लिखे थे जो पुलिस केस फाइल से मैच हो सकते थे। जज ने अपनी कुर्सी से आगे झुकते हुए गहरी आवाज में कहा, यह क्या है? कियारा ने जवाब दिया, ये उसी स्केलेटन की शिपमेंट स्लिप है जो बाहर से मंगवाया गया था। एक डमी बॉडी जो मेडिकल कॉलेजेस में इस्तेमाल होती है। जज ने तुरंत आदेश दिया, स्केलेटन मंगाया जाए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अभी तक जो स्केलेटन यश को फंसाने का सबसे बड़ा सबूत था, अब वही उसकी बेगुनाही की कुंजी बन सकता था। अदालत में बैठे सभी लोगों की आंखों में अब एक ही सवाल तैर रहा था, अगर यश निर्दोष है तो दोषी कौन है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इंस्पेक्टर जज का ऑर्डर काट नहीं सकता था, उसे स्केलेटन मंगाना पड़ा। जज साहब ने स्केलेटन को चेक कराया और उसकी जांग की हड्डी पर सेम वही सीरियल नंबर लिखा हुआ था जो पेपर पर था। यह स्केलेटन एक लैब का था जिसे उठाकर वहां प्लांट किया गया था, जिससे यश को फंसाकर फैक्ट्री बंद कराई जा सके। सरकारी वकील और इंस्पेक्टर को सब बर्बाद होते हुए नजर आने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने फिर से वकील के कान में कुछ कहा और वकील ने कहा, यह तो एक स्केलेटन की बात हुई, दूसरे का? कियारा ने उसे बात पूरी भी नहीं करने दी और कहा, दूसरे के बारे में ये लड़का खुद बताएगा। इतना कहने के बाद उसने लड़के की तरफ देखा। लड़के का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने रुक रुक कर पूरी साजिश का खुलासा किया। ये सब मैंने राणे साहब के कहने पर किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि स्केलेटन को वेस्टेज टैंक में डाल दूं। यश ने उन्हें ब्लैकमेल किया था और पैसे भी नहीं दिए, इसीलिए राणे ने मुझे इस्तेमाल किया। पहला स्केलेटन मैंने उनके कहने पर डाला और दूसरा वो मैंने खुद डाला ताकि मैं राणे को ही ब्लैकमेल कर सकूं और पैसे वसूल सकूं। लेकिन यश ने फिर भी एक पैसा नहीं दिया
और उल्टा जेल चला गया। उसके बाद तो हम खुद ही फंस गए। कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया था, लेकिन अगले ही पल मीडिया के कैमरों के फ्लैशेस, वकीलों की फुसफुसाहट और लोगों की बातचीत से सारा कोर्टरूम गूंज उठा। राणे, जो अब तक शांत बैठा था, एकदम से कुर्सी से उठा और भागने की कोशिश की। भागो मत राणे साहब, अब आपकी दौड़ यही खत्म होती है। फैक्ट्री के मजदूरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। जज ने तुरंत आदेश दिया, यश को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। वहीं राणे और इस लड़के के खिलाफ साजिश करने, हत्या के सबूत छुपाने और निर्दोष को फंसाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे ही यश को छोड़ने का आदेश हुआ, कोर्टरूम के बाहर मीडिया का तूफान उमड़ पड़ा। कैमरे फ्लैश करने लगे, माइक यश की ओर बढ़ाए गए, लेकिन यश एक हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप बाहर निकला। उसने कैमरों की ओर देखा तक नहीं, वो सीधा एक चाय वाले के ठेले की तरफ गया। उसने एक कुल्हड़ चाय ली और हल्के से कहा, भगवान और इंडियन लॉ दोनों पर हमें विश्वास है। क्योंकि अब हम बेगुनाह साबित हुए हैं, अब कछु बड़ा कर दिखाने का वक्त है। करीब 1 घंटा बीत चुका था। यश, शालिनी, फैजान, कियारा और श्रुति सब फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए थे और गांव वालों के साथ साथ बाकी के वर्कर्स भी खड़े हुए थे। तभी यश ने कहा, हम जानते हैं कि आप लोग अपने यूनियन लीडर के धोखा देने की वजह से दुखी हैं, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचिए। ये सब होता रहता है। बिजनेस में ऐसे 4 लोग मिलते रहेंगे, हमें इनके बारे में ज्यादा ना ही सोचना चाहिए। आप लोग दिल लगाकर काम करो, हम बहुत जल्द इस फैक्ट्री को महाराष्ट्र की सबसे बढ़िया प्रोडक्शन फैक्ट्री बना देंगे। यश की बात खत्म होते ही सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। काम फिर से शुरू हो चुका था। यश, शालिनी, कियारा, श्रुति और फैजान एक जगह बैठे हुए थे। तभी यश ने पूछा, तुम लोगों को ये मिला कैसे? कियारा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, किस्मत से। यश ने हैरान होकर पूछा, मतलब? श्रुति ने बताना शुरू किया। जब वो लोग यश के बताने के बाद सबूत लेने गई थी, तो वहां पर यह लड़का भी अपने होने का सबूत मिटाने आया था। लेकिन श्रुति और कियारा को देखकर उसने उन्हें मारने की कोशिश की, बट वक्त से पहले ही फैजान वहां पर आ गया और उसने उन दोनों को बचा लिया। यश हैरान रह गया और उसने फैजान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम वहां कैसे पहुंच गए थे भाईजान? फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अपन ने कियारा और श्रुति को जाते हुए देखा था, तब अपन भी पीछे पीछे चला गया था और वहां जाने के बाद अपन ने इन दोनों को मुसीबत में देखा, बस धर दिया उस लड़के को। यश खुश हो गया। उसने फैजान को गले लगा लिया। उसके बाद उसने श्रुति को गले लगाया। फिर जैसे ही उसने श्रुति का माथा चूमा कि कियारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और जब यश ने उसे गले लगाया तो वो बस सिमट सी गई। इधर जहां यश अपने बरी होने के बाद खुश था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बने ओसवाल विला के अंदर बैठा शौर्य धड़ाधड़ ड्रिंक किए जा रहा था। यश के बरी होने की न्यूज उस तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने फोन उठाया और उस लड़की को कॉल किया। उसके फोन उठाते ही शौर्य उसके ऊपर भड़क उठा और बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा प्लान फूल प्रूफ है, फिर यश कैसे बच गया? उस लड़की ने कहा, मेरे लोगों ने धोखा दिया और कियारा ने एक और लड़की के साथ मिलकर सबूत ढूंढ लिया। कियारा को रोक नहीं पाए, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि उसे पुलिस वाले को मैनेज करना था और उसे मैनेज करने का काम मैंने तुम्हारे जिम्मे सौंपा था। शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर ब्लेम कर रही हो, ये गलती तुम्हारी है। लड़की ने कहा, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हो गई है और हमें जल्द से जल्द इस गलती को सुधारना पड़ेगा। शौर्य ने तुरंत कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यश अब फिर से मौका देगा? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है शौर्य, तुम आज तक यश से क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। यश के सामने हार मानने से तुम जीत नहीं जाओगे, तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। शौर्य ने तुरंत कहा, अब क्या खाक कोशिश कर लेंगे? अब वो और सावधान हो जाएगा, भूल जाओ। वो लड़की हंसने लगी और बोली,
राह दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। अभी तो यश को मैंने सिर्फ शौक दिया है, असली करंट देना बाकी है। मैं जब तक उसे बर्बाद ना कर दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाली। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर शौर्य का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ और उसने कहा, हो कौन और यश से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मेरे पास यश से नफरत करने की बहुत सारी वजह है। फिलहाल एक तुम सुन लो। उसकी वजह से मेरा परिवार टूट गया था और अब मैं उसे सुकून से नहीं बैठने दूंगी। 4 दिन बीत चुके थे। सब कुछ नॉर्मल था। फैक्ट्री में साफ सफाई और बाकी चीजों का काम लगभग पूरा हो चुका था। यश बस फैक्ट्री चालू करने के लिए शुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था। सतारा से मुंबई के बीच में काफी दूरी थी, इसीलिए यश के लिए रोज रोज आना जाना थोड़ा टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। इसीलिए वो सतारा में ही रुक रहा था। इसी वजह से कियारा खुद को यश से कटा हुआ पा रही थी। वो यश को घर आने के लिए मना रही थी, लेकिन यश हर बार अगले दिन आने की बात करके कॉल कट कर दे रहा था। आज शाम के करीब 3 बज रहे थे। कियारा अपने घर में अकेली थी। यश को जिस अवार्ड के मिलने के चांसेस थे, उसके लिए कियारा को यश के लिए शॉपिंग करनी थी। इसीलिए उसने यश को कॉल किया और उसके फोन उठाने पर कहा, यश, आज तुम कोई बहाना नहीं बना सकते। आज तुम्हें कैसे भी करके आना ही है। तुम्हें जो अवार्ड मिलना है उसके लिए मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है। यश ने लापरवाही से कहा, अरे तुम तो ऐसे कह रही हो कियारा जैसे वो अवार्ड हमारे ससुर का हो और वो हमें ही मिलेगा। और भी लोग हैं और ये अवार्ड एक ही तो है? तुम इसके लिए इतना काहे सीरियस हो रही हो? कियारा ने तुरंत कहा, ससुर का ही है समझ लो। और तुम ये बताओ, तुम इसको लेकर सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये अवार्ड तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा पुश डालेगा? यश ने हंसते हुए कहा, हमारे लाइफ में जो पुश मिलना था वो तुम दे चुकी हो। अब हमें और पुश नहीं चाहिए। पता चले तगड़ा पुश मिल गया और हम उड़कर कहीं दूर जा गिरे। कियारा झुंझला गई और बोली, तुम बकवास मत शुरू कर दो यश, तुम्हें आना है। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया, जिसके बाद यश ने अपने आप से कहा, ये जिद्दी मानेगी नहीं, हमें जाना पड़ेगा। यश मुंबई गया और कियारा के साथ शॉपिंग भी की। अगली सुबह हो चुकी थी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। यश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी कियारा कमरे में आई और बोली, तुम्हें पूरे दिन जितना बिजी होना हो लेना, लेकिन शाम को टाइम पर अवार्ड सेरेमनी में आ जाना, ठीक है? यश ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम जल्दी पहुंच जाना और हमारी सीट पर रुमाल रख देना, फिर दोनों साथ में बैठेंगे। कियारा ने भौहें तानते हुए कहा, बकवास बंद करो प्लीज, याद से टाइम पे आ जाना। यश ने किसी आज्ञाकारी छात्र की तरह सिर हिलाया और निकल गया। दरअसल ये शाम यश के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कियारा को यकीन था कि ये अवार्ड यश को ही मिलेगा। इसीलिए कियारा ने यश की फेवरेट कलर की साड़ी खरीदी थी, जिसे पहनकर वो यश से तारीफ सुनने का इंतजार कर रही थी। शाम के 7 बजे थे। अवार्ड सेरेमनी का होटल रोशनी से जगमगा उठा था। गेट पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक रही थी, कैमरे चमक रहे थे और रेड कार्पेट पर सेलेब्स की एंट्री हो रही थी। कियारा नीली सिल्क साड़ी में किसी फिल्मी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ी थी और बार बार यश को कॉल कर रही थी, पर मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा था। तभी एक चमचमाती काली कार होटल के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला शौर्य, काले सूट में, एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ में एक गुलाब। शौर्य पूरे कॉन्फिडेंस में था। उसने जैसे ही कियारा को देखा, ठिठक गया। किसका वेट कर रही हो कियारा? कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? शौर्य की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने कियारा का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, तुम उस 2 कौड़ी के यश में ऐसा क्या देखती हो जो मुझ में नहीं है? कियारा ने झटके से हाथ छुड़ाया और बिना झिझक के बोली, वो तुमसे बेहतर इंसान है। शौर्य तंज कसते हुए हंस पड़ा। सिर्फ इंसान अच्छा देखकर शादी करनी है तो किसी भिखारी से कर लो। क्या वो तुम्हें ड्रीम लाइफ देगा?
कियारा एक कदम आगे बढ़ी और बोली, वो सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं, आज जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि वो एक काबिल बिजनेसमैन भी है। शौर्य की हंसी में अब जलन घुल चुकी थी। घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे अब। कियारा मुस्कुराकर बोली, तो कौन कह रहा है शौर्य कि तुम भी दौड़ो, डोंकी। उसकी बात सीधा शौर्य के घमंड पर वार कर गई। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई, लेकिन वो खुद को रोकते हुए बोला, उसे अवार्ड तब मिलेगा जब वो यहां तक पहुंचेगा। उसके चेहरे पर अब एक कनिंग स्माइल थी। एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें दांव पर यश लगा हुआ था। लेकिन शौर्य ने जैसे ही ये कहा कि यश आएगा ही नहीं, वैसे ही कियारा डर के मारे घबरा गई, क्योंकि शौर्य इससे पहले कई बार यश के ऊपर जानलेवा हमला कर चुका था और उसे मारने की कोशिश कर चुका था। ऐसे में कियारा का डरना लाजमी था। उसने तुरंत शौर्य से कहा, तुमने क्या किया है उसके साथ, कहाँ है यश? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ही इज योर मैन कियारा, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। पता कर लो, कहीं वो उस दूसरी लड़की श्रुति के साथ तो नहीं घूम रहा है और तुम इधर उसका वेट कर रही हो। शौर्य के तंज ने कियारा को अंदर तक घायल कर दिया। वो कुछ बोलती कि इससे पहले ही शौर्य ने आगे कहा, अरे उसे कॉल करो, देखो कहाँ रह गया वो। पता चले जब पार्टी ओवर हो जाए तब वो पहुंचे और सिर्फ झूठी पत्तले उठानी बाकी रह जाए। एंड हाँ, अगर वो किसी चीज के लिए लेट होता है तो उसका इल्जाम मेरे सिर पर मत डाला करो। आई एम नॉट बिहाइंड हिम। इतना कहने के बाद शौर्य हंसते हुए वहां से अंदर चला गया। कियारा ने फिर से यश को कॉल लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। तभी अचानक से सामने एक गाड़ी आकर रुकी और कियारा की निगाह जैसे ही उस गाड़ी पर गई, गुस्से और खुशी का मिश्रण उसके चेहरे पर दिखाई पड़ा। वो गाड़ी यश की ही थी। कियारा गाड़ी की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अचानक से गाड़ी का गेट खुला और उसमें से किसी और को उतरते देखकर कियारा के पैर जाम हो गए। वो शालिनी थी जो यश की कार से उतरी थी। शालिनी उतरकर सीधा अंदर बढ़ी कि कियारा से उसका सामना हुआ और उसने तुरंत कहा, क्या हुआ कियारा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो और यश कहाँ है? कियारा ने तुरंत कहा, दैट इज माई क्वेश्चन शालिनी, तुम यश की कार लेकर आई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ है। शालिनी चौंक गई और बोली, वो अभी तक नहीं आया। शालिनी परेशान हो गई और उसे परेशान देखकर कियारा बहुत डर गई। फिर उसने कहा, क्या हुआ शालिनी, इज एवरीथिंग ओके, यश ठीक तो है ना? शालिनी ने परेशान होकर कहा, पता नहीं कियारा, जब वो निकला था तब वो यही कहकर निकला था कि उसे पार्टी में जाना है। उसकी कार में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो मेरी कार लेकर गया था। 4 घंटे हो गए हैं उसे निकले हुए और तुम कह रही हो कि वो अभी तक नहीं पहुंचा। ये सुनकर कियारा और डर गई, क्योंकि यश इससे पहले इस तरह से कभी गायब नहीं हुआ था। वो दोनों परेशान थी। तभी वहां पर गार्ड्स पहुंच गए और उन्होंने पोलाइटली कहा, मैम, हम गेट बंद करने जा रहे हैं, आप दोनों को अंदर जाना होगा। अवार्ड फंक्शन बस शुरू होने वाला है, टेक योर सीट। कियारा ने तुरंत कहा, बस 5 मिनट, हम जा रहे हैं। गार्ड ने सिर हिला दिया और चला गया। कियारा और शालिनी दोनों बेहद परेशान थी। वो बार बार यश को कॉल लगा रही थी, लेकिन यश का कॉल लग नहीं रहा था। 10 मिनट और बीत गए। गार्ड्स वापस से आ गए और अब की बार उन्होंने कियारा और शालिनी को अंदर भेज दिया। क्योंकि वहां पर बेहद इंपॉर्टेंट लोग और बिजनेसमैन आए हुए थे, तो वो रिस्क नहीं ले सकते थे। शालिनी और कियारा अंदर आकर बैठ गई और वो दोनों बेहद परेशान थी। कियारा की निगाहें इसी बीच शौर्य से मिली और शौर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिससे कियारा जल भुन गई थी। अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई थी। छोटे मोटे अवार्ड्स और परफॉर्मेंसेस हो चुकी थी, लेकिन अभी तक यश का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच शौर्य सबकी निगाहों से बचते हुए निकल गया और वॉशरूम पहुंचते ही उसने उस लड़की को कॉल किया जिसके साथ मिलकर वो यश के अगेंस्ट साजिश कर रहा था। उस लड़की ने जैसे ही कॉल उठाया, शौर्य ने कहा, यश कहाँ है? उस लड़की ने तुरंत कहा, तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो शौर्य? तुमने ही तो कहा था कि वो अवार्ड सेरेमनी तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब जब मैंने उसे रोक दिया है तो तुम बार बार कॉल कर रहे हो। शौर्य ने तुरंत कहा,
मैं बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि वो यहाँ तक ना आए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। वो हमेशा से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अब की बार उसके रास्ते में बहुत कांटे पड़े हुए हैं, वो कितनों को निकालेगा। डोंट वरी, जाओ पार्टी एंजॉय करो और अपना अवार्ड कलेक्ट करो, वो नहीं आएगा। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुश होकर बोला, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा अब तक, कौन हो तुम? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मिस गुमनाम कह सकते हो। और फोन काट दिया। भले ही मिस गुमनाम की यश के अगेंस्ट अभी तक कोई साजिश बड़े लेवल पर सफल नहीं हुई थी, लेकिन वो जिस तरह से प्लान कर रही थी और यश के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर रही थी, शौर्य को यकीन था कि वो एक ना एक दिन यश को फंसा लेगी। रात के करीब 10 बज चुके थे। अवार्ड सेरेमनी अब क्लोजिंग की तरफ जा रही थी। अब आखिरी अवार्ड बचा हुआ था, इमर्जिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। उस अवार्ड की घोषणा बस होने ही वाली थी, लेकिन अभी तक यश नहीं आया था, जिसकी वजह से कियारा और शालिनी दोनों बेहद टेंशन में थी। अनाउंसर स्टेज पर आ चुके थे, यश अभी तक भी नहीं आया था। तभी शालिनी ने कियारा से कहा, अगर यश नहीं आता है और यह अवार्ड उसे मिलता है तो तुम जाकर उसके बिहाफ पर ले लेना। कियारा ने घबराते हुए चारों तरफ देखा, फिर फौरन शालिनी की तरफ मुड़ी और तेज आवाज में बोली, बात यहां सिर्फ अवार्ड लेने की नहीं है। यश का पूरा बिजनेस करियर आज एक नई उड़ान ले सकता था। अगर वो यहां होता, लोग उसे पहचानते, मीडिया उसकी तारीफ करती, और सबसे बड़ी बात, वो रुककर एक सांस में बोली, वो आया क्यों नहीं अभी तक? आई एम सीरियसली फ्रीकिंग आउट। शालिनी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी उंगलियां मोबाइल पर चल रही थी। फोन अब भी स्विच्ड ऑफ बता रहा था। कियारा की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे किसी ने स्पीकर से जोड़ रखा हो। उसने खुद से कहा, बस अब और देर नहीं होनी चाहिए, प्लीज यश, प्लीज। और तभी हॉल के सामने वाला दरवाजा धीरे से खुला। जैसे ही रोशनी पड़ी, वहां खड़े शख्स ने सबको चौंका दिया। वो यश था। ब्लैक सूट, पीछे की तरफ सेट किए गए बाल, गले में गुप्ता कॉस्मेटिक्स का आईडी कार्ड और चेहरे पर वही बेपरवाह मुस्कान। जैसे वो जानता था कि वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, आखिरी बाजी उसी के नाम होगी। कियारा और शालिनी की सांसें जैसे लौट आई। कियारा ने उसकी ओर देखा और खुद से कहा, He made it, thank God। लेकिन दूसरी तरफ शौर्य, जो अब तक विक्ट्री पोज में बैठा था, यश को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथ का विस्की का ग्लास हवा में ही रुक गया। ये यहां तक कैसे पहुंचा? उसने दांत भींचते हुए कहा, क्योंकि यश को रोकने के लिए उसने जो चाल चली थी, वो चाल अब उसी पर उल्टी पड़ गई थी। यश आकर कियारा के बगल में लगी अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही कियारा ने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ रह गए थे तुम? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की मदद करने में बिजी हो गया था। कियारा ने गुस्से में कहा, तुम 2 बजे निकले थे यश, और रात के 10 बज रहे हैं। ऐसा क्या करने में बिजी हो गए थे तुम, जिसकी वजह से तुम्हें 8 घंटे लग गए? और मैंने तुमसे कहा था ना कि ये अवार्ड सेरेमनी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, महेश अंबानी जी अभी अभी गए हैं। तुम उनसे मिलते, तुम्हारी एक फोटो उनके साथ आ जाती, मीडिया में कितना फायदा होता तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा जरूरी काम में बिजी था। और फिर उसने अपने से 2 सीट दूर बैठे शौर्य की तरफ देखा। शौर्य और यश की निगाहें आपस में मिली। तभी शौर्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने मिस गुमनाम को मैसेज डाला, तो उसका भी शॉकिंग रिएक्शन था। तभी एंकर ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर साल उभरते हुए बिजनेसमैन को ये अवार्ड देते हैं। हर बार ये अवार्ड मुंबई के सबसे होनहार बिजनेसमैन शौर्य ओसवाल को जाता है, और अब की बार भी वो सबसे बड़े दावेदार है। अगर गट फीलिंग की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये अवार्ड अब की बार भी उन्हें ही जाएगा। बट अब की बार उनके कंपटीशन में काफी अच्छे नाम हैं। तो लेट्स सी कि अब की बार ये अवार्ड किसे जा रहा है और किसे मुख्यमंत्री जी के हाथों ये अवार्ड मिलने वाला है।
शौर्य ने मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ देखा। उसे पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड उसे ही मिलेगा, जबकि कियारा को पूरी उम्मीद थी कि ये अवार्ड यश को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एनवेलप खोला और उसमें नाम देखकर उनके चेहरे पर थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन आया और उन्होंने कहा, क्या बात है, अब की बार अवार्ड तो उम्मीद से परे जा रहा है। यह सुनते ही शौर्य के चेहरे पर झुरझुरी दौड़ गई और उसके माथे पर पसीने आ गए। तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, यह अवार्ड अब की बार जाता है गुप्ता कॉस्मेटिक्स। इतना कहने के बाद मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड का पॉज लिया और तब तक उनके बगल में खड़े ऑर्गेनाइजर ने उनके कान में कुछ कहा। कियारा ने यश का हाथ पकड़ लिया। वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वर्ड्स में बयां नहीं कर पा रही थी। तभी मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा, गुप्ता कॉस्मेटिक्स की सीईओ शालिनी गुप्ता को। जैसे ही उन्होंने इतना कहा कि सब लोग शॉक हो गए। शौर्य और यश ही इस अवार्ड के लिए फेवरेट थे। ऐसे में शालिनी गुप्ता को अवार्ड जाना सबके लिए शॉकिंग था। कियारा ने यश की तरफ देखा। यश शालिनी के लिए तालियां बजा रहा था। शालिनी शॉक में थी। यश ने उसकी तरफ देखा और कहा, जाकर लो अवार्ड, ऐसे क्या देख रही हो? शालिनी शॉक में ही उठी। उसने स्टेज पर पहुंचकर अवार्ड लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन कियारा के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग थे। उसने अपने मन में कहा, जब ये कंफर्म था कि अवार्ड यश या फिर शौर्य को मिलने वाला था, तो फिर शालिनी का नाम कैसे आ गया? अवार्ड सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। कियारा, यश और शालिनी बुफे के पास थे और डिनर कर रहे थे कि तभी शालिनी ने यश से पूछा, क्या हो गया था यश? तुम इतनी देर से अवार्ड सेरेमनी में कैसे पहुंचे? तुम तो काफी पहले निकल गए थे। यश उसे कुछ बताने जा ही रहा था कि तभी शौर्य वहां पहुंच गया। शौर्य को देखते ही कियारा का दिमाग खराब हो गया। वो शौर्य को सामने भी नहीं देखना चाहती थी। उसने यश से कहा, यश मैं आती हूं, और वहां से चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने शालिनी से कहा, कांग्रेचुलेशन शालिनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए शौर्य की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। उसके बाद शौर्य ने शालिनी से कहा, मुझे यश से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं? शालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, श्योर, और फिर चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने यश से कहा, तू इधर पहुंचा कैसे? तुझे तो यहां नहीं होना चाहिए था। यश ने हंसते हुए कहा, हमें पहले से पता था कि तुमने ही हमें रोकने की कोशिश की होगी शौर्य ओसवाल। कहे कि सामने आने की हिम्मत ही नहीं है तुम में। कायरों की तरह पीठ पीछे बार करते हो। लेकिन इतना घटिया प्लान ना बनाया करो। किसी बी ग्रेड फिल्म का सी ग्रेड प्लॉट लगता है। एक अवार्ड के लिए तुम इतना सब कर रहे हो, हमें तो हंसी आ रही है। शौर्य तिलमिला गया और बोला, मैंने अवार्ड के लिए ये सब नहीं किया। एक्चुअली यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस, नीदर कियारा नॉर दिस अवार्ड एंड एनवायरनमेंट। तुम जैसे घटिया और गलीच इंसान यहाँ आकर ऐसे सेरेमनी की वैल्यू गिरा देते हैं। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता शौर्य। वैल्यू इंसान की नहीं होती, उसके ओहदे की होती है। और हम अभी वो अपनी बात पूरी करता कि शौर्य ने उसकी बात काट दी और कहा, अब तुम जैसा 2 कौड़ी का इंसान मुझे बिजनेस सिखाएगा? हाँ? तुम भूल क्यों जाते हो कि तुम मेरे जूनियर हो और मुझे ये अवार्ड कितनी बार मिल चुका है और तुम नॉमिनेट तक नहीं हुए। अब तुम मुझे बताओगे? अभी तुम्हें सीखने की जरूरत है। यश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, सीख तो हम रहे ही है शौर्य। जब तक इंसान जिंदा है उसे सीखते रहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि तुम भी सीखना शुरू कर दो। हो सकता है कि तुम भी कुछ सीख लो। और रही अवार्ड मिलने की बात, तो दिल पर हाथ रखकर बोलना कि ये अवार्ड मिल चुका है या फिर दिलाया गया है। शौर्य चिढ़ गया और बोला, कहना क्या चाहते हो तुम यश? यश ने मजे लेते हुए कहा, यही कि ये अवार्ड तुम्हें हर बार कोमोलिका आंटी यानी तुम्हारी माँ की वजह से मिला है शौर्य। तुमने अभी तक बिजनेस में कछ उखाड़ा नहीं है। अगर आंटी ने बना बनाया बिजनेस ना दिया होता तो किसी झोपड़पट्टी के पास बैठे हुए होते। इसलिए हमें ना सिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। यश की बातों ने शौर्य को लाल कर दिया था। इधर शौर्य और यश के बीच बहस हो रही थी,
उधर दूसरी तरफ कियारा वहां से निकलकर फिर से ऑडिटोरियम में पहुंच गई थी। निकली तो थी वो शौर्य के आने की वजह से, लेकिन उसका ऑडिटोरियम में आना ये बता रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। वो सीधा स्टेज पर पहुंच गई। वहां पर अवार्ड अनाउंसमेंट के कार्ड्स रखे हुए थे। उसने इमर्जिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर वाला कार्ड उठाया और उस पर लिखे हुए नाम को देखकर वो चौंक गई। उसमें अभी भी यश का ही नाम लिखा हुआ था। आखिर यश का नाम होने के बाद भी क्यों मिला था शालिनी को वो अवार्ड? इधर यश शौर्य के साथ उलझा हुआ था और उधर दूसरी तरफ कियारा ऑडिटोरियम में पहुंच गई थी। उसके दिमाग में एक सवाल पहले ही घूम रहा था कि आखिर यश कहां फंस गया था। तभी उसे अनाउंसमेंट कार्ड मिला जिसमें अभी तक यश का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर कियारा एकदम से चौंक गई और अपने आप से बोली, आखिर जब कार्ड में यश का ही नाम था तो शालिनी का नाम क्यों लिया गया? आखिर ये सब किया किसने? क्या शालिनी ने? नहीं, शालिनी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो यश को बहुत मानती है और यश उसे ऐसा करने भी नहीं देता। ये पक्का खुद यश ने किया होगा। लेकिन अगर उसने किया है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पहले यहाँ देर से आना, फोटोशूट वगैरह मिस करना, और अब ये यश के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रहा है? कियारा सवालों के झंझावत में उलझी हुई थी कि तभी वहां पर ऑर्गेनाइजर्स में से एक आदमी पहुंच गया और उसने कियारा को जब स्टेज पर देखा तो दूर से आवाज दी, कौन हो आप और स्टेज पर क्या कर रही हो? कियारा घूमी। उसको कियारा का चेहरा दिखा जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंका और बोला, कियारा मैडम, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो बुफे पर होना चाहिए। कियारा ने वो कार्ड झट से छुपा लिया और जल्दी जल्दी में कहा, मैं बस ऐसे ही देखने इधर से जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले। तभी उस बंदे ने कहा, ठीक है, अगर आप रास्ता भूल गई है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कियारा ने फेक स्माइल के साथ कहा, नो, मैं चली जाऊंगी, और फिर वहां से चली गई। जाते जाते उसने कार्ड गिरा दिया था। उसके जाने के बाद वो ऑर्गेनाइजर वहां आ गया। कियारा ने कार्ड भले ही गिरा दिया था, लेकिन उस ऑर्गेनाइजर ने देख लिया था। उसने कार्ड उठाया और उसे देखते हुए बोला, मुझे बॉस को बताना होगा, और फिर एक कॉल किया। फोन उठते ही उस बंदे ने कहा, सर, एक गड़बड़ हो गई है। उसके बॉस ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, कियारा को शायद पता चल गया है कि हम लोगों ने यश का नाम हटाकर शालिनी का नाम डाला था। उसके बॉस ने पूछा, कैसे? उसने कहा, वो अभी यहां आई थी, कार्ड देखकर गई है। हमारे लिए इशू हो सकता है। शायद उसने कार्ड वगैरह का फोटो भी लिया हो। मुख्यमंत्री सर भी शामिल थे। कोई इशू तो नहीं होगा? उसके बॉस ने लापरवाही से कहा, हमें क्या इशू होगा? हमारे पास तो यश का रिटन स्टेटमेंट है कि यश ने खुद कहा था ये करने को। डोंट वरी। उस आदमी ने कहा, अच्छा, यश सर ने खुद ऐसा करने को कहा था? फिर ठीक है। इतना कहने के बाद वो फोन काटकर निकल गया। उसके जाते ही कियारा, जो वहीं छिपी हुई थी, बाहर आ गई। उसने उन दोनों के बीच हुई बातचीत सुन ली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यश ने ऐसा करने को क्यों कहा था। उसने अपने आप से कहा, आखिर यश के दिमाग में चल क्या रहा है? उसने खुद से अपना नाम क्यों हटाया? जिस अवार्ड के लिए शौर्य इतना डेस्परेट था, उसमें यश का नाम आने के बाद उसने खुद से नाम कटवा दिया। आखिर वो चाह क्या रहा है? वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? पहले वो देर से आया और अब ये। कियारा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो यश की तरफ बढ़ गई, जहां शौर्य अभी तक यश से उलझा हुआ था। यश ने जब उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो उसने भी यश का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो यश? यश ने उसके आगे कुछ भी बोलने से पहले ही कहा, कियारा का होने वाला पति। वो जानबूझकर ये पॉइंट ट्रिगर कर रहा था क्योंकि शौर्य को सबसे ज्यादा जलन सिर्फ इस पॉइंट से ही होती थी। शौर्य किचमिचा कर रह गया। अपनी फ्रस्ट्रेशन संभालते हुए वो बोला, तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसी बातों से अपने लूजर फेस को कवर अप कर लोगे यश? लुक एट योर फेस। तुम क्या कर रहे हो? हाँ? गुप्ता कॉस्मेटिक्स डूबने वाली थी, यू सेव देम, लॉन्च अ प्रोडक्ट, बट उसका फेस कौन बना? शालिनी मान। नाउ अवार्ड भी तुम्हारी बजाय शालिनी लेकर गई और तुम बस मक्खी मारो बैठकर। कुछ हाथ नहीं लगा तुम्हारे। असली मजे तो वो दोनों बहनें कर रही है
तुम जीरो के जीरो ही रह गए। यश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, जानते हो सौर्य, तुम हर बार हमसे काहे पीछे रह जाते हो? काहे कि तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे दिमाग में चल कर रहा है। तुम जिसे हमारी हार कह रहे हो सकता है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जीत हो और हम जीरो में भी हीरो हो। शौर्य हंसने लगा और बोला, मुझे बताओ जरा कैसे? तब तक यश को सामने से कियारा आती हुई दिखाई पड़ी और यश ने सारी बात चालाकी के साथ कियारा की तरफ मोड़ दी और कहा, बताने पर भी नहीं समझ पाओगे तुम। हम मानते हैं कि तुम पैसों में हमसे ज्यादा अमीर हो सौर्य, लेकिन दिल और रिश्तों में तुम बहुत करीब हो। हमारे पास कछु ना होते हुए भी ऐसे रिश्ते हैं जो हमें बहुत कुछ बना सकते हैं। और तुम कभी खुदाई को देखना, कोमलिका आंटी को हटा देना और फिर सोचना कि तुम्हारे पास क्या बच रहा है रिश्तों के नाम पर। शौर्य लाल हो गया। यश की बातें उसे चुभ रही थी। तभी उसे भी अपने बगल से कियारा आती हुई दिखाई पड़ी और उसने कहा, तो तुम कियारा को अपना सब कुछ समझ रहे हो और उसके भरोसे उछल रहे हो? चलो अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, I'll snatch her। मैं उसे तुमसे छीन लूंगा यश, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। यश ने हंसते हुए कहा, तुमसे अच्छा सिग्नल पर चेन स्नैचिंग करने वाला होता है सौर्य। भला वो किसी ना किसी अटेम्प्ट में सक्सेसफुल तो होता है। तुम खुदाई को देखो, तुमने कितनी बार कोशिश की कि कियारा को हमसे ले लो, लेकिन अब तक ना ले पाए। तुम्हें उनसे ट्यूशन लेना चाहिए। शौर्य तिलमिला गया। तब तक कियारा उन दोनों के पास आ गई। शौर्य कियारा और यश को एक साथ नहीं देख सकता था। वो गुस्से में यश को कियारा को छीन लेने की धमकी देते हुए चला गया। कियारा ने पहुंचते ही सवाल किया, क्या हुआ? क्या बोल रहा था शौर्य? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, वही हर बार की तरह धमकी। कियारा ने कहते हुए सिर हिलाया और कहा, यश, तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है कि जो अवार्ड शौर्य या तुम्हें मिलना चाहिए था वो शालिनी के पास क्यों चला गया? यश ने लापरवाही से कहा, तुम भी एक ही चीज के पीछे पड़ जाती हो कियारा। अरे ठीक है, शालिनी के पास जाए हमारे पास आए, ठीक है ना? प्रमोशन गुप्ता कॉस्मेटिक्स का ही होगा ना? कियारा का शक और गाढ़ा हो गया। उसने अगला सवाल करना चाहा, लेकिन यश तुम। यश ने उसकी बात काट दी और कहा, अब इसे च्युइंगम की तरह खींचना मत कियारा। हम इस पर और बात नहीं करना चाहते। हम खुश हैं शालिनी के लिए। कियारा समझ गई कि यश उसको इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। उसने अपने आप से कहा, I'll definitely find out यश, कि तुमने इतने बड़े मौके को जानबूझकर अपने हाथों से क्यों जाने दिया। वो सोच ही रही थी कि तभी यश ने कहा, चलो डिनर करते हैं। तुम आधा खाना छोड़कर चली गई थी। कियारा की भूख मर चुकी थी। उसने कहा, तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यश ने हैरान होकर कहा, अब कौन सा सवाल आ गया तुम्हारा? कियारा ने तुरंत कहा, तुम 8 घंटे थे कहां? ये सवाल सुनते ही यश के एक्सप्रेशन बदल गए। वो कुछ सोचने लगा। तभी कियारा ने कहा, अब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना यश। तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला है, सो डोंट ट्राई टू फूल मी। यश ने कियारा की तरफ देखा और कहा, हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे जो शायद सौर्य की वजह से ही हुई थी। कियारा के माथे की नसें खिंच गई और उसने कहा, कैसी मुसीबत? अब शौर्य ने क्या किया? यश ने एक लंबी सांस ली और कियारा को कुछ बताने लगा। यश के एक्सप्रेशन डार्क थे और कियारा बहुत डरी हुई थी। इससे साफ पता चल रहा था कि यश किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। यश की बात खत्म करते ही कियारा ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये शौर्य इतना नीचे गिर सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? यश ने थोड़ा उदास होकर कहा, वो फैक्ट्री शुरू करने में वैसे ही बहुत मुसीबत आ रही है कियारा। हम जेल से होकर आए हैं, 2 कंकाल मिले थे। ऐसे में हम पुलिस के पास नहीं जा सकते थे। फिलहाल अभी सब ठीक है, लेकिन हम कसम खाते हैं कि हम इसका बदला सौर्य से जरूर लेंगे। कियारा ने सिर हिला दिया। वो प्रॉब्लम क्या थी? क्या शौर्य की वजह से यश की जान पर या उसके किसी करीब के ऊपर कोई खतरा आ गया था? यश ने उसे कैसे टैकल किया था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। 3-4 दिन बीत चुके थे। यश की लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई थी।
आज उसकी फैक्ट्री में पूजा थी, इसीलिए सतारा की फैक्ट्री के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। क्योंकि काफी मुसीबतों के बाद यश की फैक्ट्री चालू हुई थी, इसीलिए यश ने धर्म अग्रवाल के कहने पर पूजा पाठ का इंतजाम किया था और पंडित जी वगैरह अपने काम में लगे हुए थे। यश मशीन्स वगैरह को देख रहा था कि तभी धर्म अग्रवाल उसके पास पहुंच गए। यश उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन तभी उसने धर्म अग्रवाल के चेहरे को पढ़ लिया और पूछा, क्या हो गया अंकल, आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? धर्म अग्रवाल कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा तुम तरक्की कर रहे हो, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने जिस हिसाब से खुद को लेवल अप किया है, इसे बिजनेस की दुनिया में एक केस स्टडी की तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना कहते हुए धर्म अग्रवाल रुक गए तो यश ने पूछा, लेकिन क्या अंकल? धर्म अग्रवाल ने कहा, तुम यह मत सोचना कि मैं शौर्य की तरफदारी कर रहा हूं बेटा, लेकिन तुम शौर्य को चिढ़ाना थोड़ा कम कर दो। तुम जिस हिसाब से उसके मजे लेते हो वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। भले ही हमने उसे अपने बिजनेस से साइड कर दिया है, लेकिन हम अभी उसके पैसे चुका नहीं पाए हैं। अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो हमारे काम आ सकता है, इसीलिए। यश ने धर्म अग्रवाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम समझ रहे हैं अंकल कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको अश्योर करते हैं कि शौर्य आपका या हमरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धर्म अग्रवाल ने तुरंत कहा, लेकिन यश ने उनकी बात पूरी होने नहीं दी और कहा, हम जानते हैं अंकल आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना, वो हमरा कछो नहीं कर पाएगा, और अगर उसने कछो करने की कोशिश की तो हम है ना। उसने धर्म अग्रवाल को आश्वस्त किया और वहां से चला गया। धर्म अग्रवाल उसे देखते रहे और अपने आप से बोले, मैं जानता हूं यश कि तुम अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन तुम शायद अभी शौर्य को पहचान नहीं पाए हो। वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेगा। ये बोलकर वो चले गए। उनके जाते ही माया दीवार के पीछे से बाहर आई। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने अपने आप से कहा, तुम सही कह रहे हो धर्म डार्लिंग, अब शौर्य जो करेगा उससे इस यश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसमें उसका साथ दूंगी मैं, और इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। उधर दूसरी तरफ यश सीधा फैजान के पास पहुंच गया, जो लाल कुर्ता पहने हुए मशीन्स वगैरह के काम देख रहा था। यश ने उसके पास पहुंचते ही कहा, तुम रेलवे लाइन पर मत पहुंच जाना फैजान। फैजान ने चौंक कर कहा, क्या यशपाल भाई, अपन के पास आने जाने के लिए गाड़ी है तो अपन रेलवे लाइन पर क्यों जाएगा? यश ने हंसते हुए कहा, उधर जाना भी मत, वरना जिस तरह से लाल परी बनकर घूम रहे हो तुम्हें देखकर ट्रेन रुक जाएगी। फैजान के आसपास और भी वर्कर्स खड़े हुए थे। वो सब हंसने लगे। तभी फैजान ने कहा, क्या यशपाल भाई, तुम हमारा मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। अपन ने अपना ड्रेस पूजा के वास्ते चेंज किया है, वरना अपन भी जेंटलमैन बनकर आता है। पूछ लो भाई लोग से। क्यों भाई लोग? उसने वर्कर्स की तरफ देखकर कहा, लेकिन यश ने आंख मार दी और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। तभी फैजान ने कहा, तुम सब भी अपनी टांग खींच रहे हो हैं? कोई नहीं, अपन देख लेगा। इतना काम लेगा कि तुम सबका दम निकलेगा, फिर बोलते रहना। फैजान की हालत देखकर यश हंस पड़ा और बोला, मजाक कर रहे थे हम। अच्छा ये बता, श्रुति कहाँ है? वो अभी तक आई काहे नहीं है? फैजान ने तुरंत कहा, अपन को क्या मालूम, अपन ने उसको चलने को बोला तो वो बोली तुम्हारे साथ आएगी। तुमको मालूम होना चाहिए था ना। उसके इतना कहने पर यश थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने कहा, चलो ठीक है, हम देखते हैं। उसने श्रुति का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, लेकिन श्रुति का फोन उठ नहीं रहा था। श्रुति का फोन उठता भी कैसे? उसने अपना फोन साइलेंट पर डाला हुआ था और अपने कंप्यूटर में कुछ ढूंढ रही थी। उसके स्क्रीन पर कुछ लिंक्स दिखाई पड़े और श्रुति खुशी से उछलते हुए बोली, मुझे पता था पापा, मैं आपको ढूंढ लूंगी। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में ढूंढ लिया है श्रुति ने अपने पापा को? अगर हाँ, तो क्या होगा दिग्विजय सिंघानिया की लाइफ में? एक तरफ जहां यश श्रुति के लिए परेशान था, वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने पापा के बारे में पता कर रही थी। उसने इंटरनेट पर कुछ ढूंढा
और लिंक मिलने के बाद वो खुशी से नाच उठी और उसने लिंक पर दिख रहे एक नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार रिंग जाने के बाद जब फोन उठा तो श्रुति ने कहा, आप 30 हजारी पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं? उधर से आवाज आई, नहीं, हम तो आपके दिल से बोल रहे हैं। क्या मीठी आवाज है आप। एक बार आई लव यू बोलो ना। श्रुति एकदम से घबरा गई और उसने फोन काट दिया। उसने अपने आप से कहा, ये नंबर तो पोस्ट ऑफिस का ही दिखा रहा है, फिर ये कौन सा छिछोरा लड़का बोल रहा था। उसने मदद के लिए अपनी एक दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा तो उसकी दोस्त ने कहा, आजकल फ्रॉड लोग अपना नंबर डाल देते हैं, इसलिए तुम जरा सावधान रहना। और जब यश है तुम्हारे पास तो उससे बात करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। श्रुति ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। उसने फोन चेक किया, यश के कई सारे कॉल्स आए हुए थे। उसने कॉल बैक किया और यश ने फोन उठाते ही सवाल किया, कहाँ हो श्रुति, हम तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं। यहाँ इनॉग्रेशन शुरू हो गया है, हर कोई आ चुका है और हमारी सबसे अच्छी क्यूटी दोस्त अभी तक नहीं आई। श्रुति यश से अभी हुए इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन फिर यश को बिजी देखकर उसने कुछ नहीं कहा और बोली, हाँ मैं आ रही हूँ, सॉरी मुझे देर हो गई। यश ने थोड़ा उदास होकर कहा, देर नहीं, तुम्हें बहुत देर हो गई है श्रुति, अब तक तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक नहीं आई। अब अगर निकलोगी भी तो तुम्हें आने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। ऐसे में आने का अब कौन मतलब नहीं रह गया है। श्रुति धीमी आवाज में बोली, सॉरी यश, मैं थोड़ा। यश उसे गिल्टी फील नहीं कराना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, कौन बात नहीं, हम बाद में मिलेंगे। अपना और कामिनी आंटी का ध्यान रखना। और फोन काट दिया। श्रुति निराश हो गई। वो यश के लिए थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। वो चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गई और अपने आप से कहा, आई एम रियली सॉरी यश, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। मुझे अपने पापा को ढूंढना होगा। तुम वैसे ही बहुत परेशान हो, मैं इसका बोझ अब तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकती। इतना कहने के बाद श्रुति ने दोबारा इंटरनेट पर कुछ क्लूज खंगालने शुरू कर दिए। पुराने पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, लापता लोगों की सूची, सीसीटीवी फुटेज के रिक्वेस्ट फॉर्म्स, सब कुछ। इस बात से अनजान यश, जो श्रुति की खामोशी को सिर्फ लापरवाही समझ रहा था, अपनी फैक्ट्री को शुरू करने में पूरी तरह जुटा हुआ था। फैक्ट्री में मेन असेंबली एरिया के पास सभी इकट्ठा थे। मुख्य मशीन के सामने नारियल रखा गया था। पंडित जी ने पूजा समाप्त कर कहा, शुभ घड़ी का आगमन हो चुका है। अब आप अपने शुभ हाथों से स्टार्ट बटन को दबाकर इस कार्य का श्री गणेश कीजिए। यश ने एक पल के लिए रुककर अपने पीछे देखा। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी निगाह सबसे पीछे खड़े हुए दुबले पतले सफेद धोती कुर्ता पहने इंसान पर पड़ी। यश के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़े दादाजी थे जिन्होंने उस दिन उस मोर्चे वाले हंगामे में यश का साथ दिया था। यश तुरंत उनके पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़कर बोला, आगे चलिए दादाजी। दादाजी थोड़े झेम गए, बोले, यश साहब, हम कहाँ, हम तो बस देखने आए थे। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही फैक्ट्री के संरक्षक हैं और हम सबके गार्डियन। अगर आप ना होते तो शायद ये दिन कभी ना आता। भीड़ ने तालियां बजाई। यश उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे लाया और जैसे ही उन्होंने स्टार्ट बटन दबाया, मशीनें गूंजने लगी, कन्वेयर बेल्ट घूमने लगा और पूरे परिसर में तालियों और खुशी की गूंज फैल गई। हर चेहरे पर एक उम्मीद, एक जीत की चमक थी, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो जेलस होता जा रहा था। माया, जो सबसे कोने में खड़ी थी, जलन के मारे दांत पीस रही थी। उसने झट से अपना फोन निकाला, फैक्ट्री का एक वीडियो बनाया और शौर्य को भेज दिया। साथ ही कॉल भी कर दिया। शौर्य ने फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ माया आंटी? माया ने जहर घोला हुआ तंज मारा। तुम तो कह रहे थे कि स्केलेटन मिलने के बाद तुमने यश को सेट कर दिया है, अब वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन देखो जरा, वो तो अपना प्रोडक्शन चालू कर चुका है। वीडियो देखकर शौर्य का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, आपने मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए फोन किया है माया आंटी? माया ने चिढ़ते हुए कहा, नमक? अरे शौर्य, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है।
और यश की जीत की ये शुरुआत तुम्हारी सबसे बड़ी हार का पहला स्टेप भी हो सकती है, समझे? और यश को रोक पाना तुम्हारे बस में नहीं लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये हमारी छाती पर मूंग दलेगा। शौर्य ने तुरंत कहा, मैं उसे इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूं माया आंटी। वो चाहे जितनी कोशिश करे, उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। माया ने तंज कसते हुए कहा, फिलहाल तो वो तुम्हारे हाथों से बचा हुआ दिखाई दे रहा है। उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है और जल्द से जल्द मार्केट में उसकी शॉर्टेज का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अगर एक बार वो ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस स्टैंडर्ड सेट कर ले गया, तो फिर तुम चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। माया के शब्दों ने शौर्य को जला दिया और शौर्य ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके फोन काटने के बाद माया ने हंसते हुए कहा, मैं यही चाह रही हूँ शौर्य कि तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ ऐसा करो जिसमें ना सिर्फ यश बर्बाद हो, बल्कि उसके साथ अब तुम भी फंसो, क्योंकि यश के साथ साथ अब तुम भी मेरे लिए प्रॉब्लम बनते जा रहे हो। And I need to sort it now. यश को हमेशा लगता था कि उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा शौर्य है, लेकिन असली जहर तो माया थी। माया के ताने से झुलसे शौर्य ने तुरंत मिस गुमनाम को कॉल किया। फोन उठते ही उसने भड़ास निकाली, तुमने कहा था फैक्ट्री शुरू नहीं होगी, अब तो प्रोडक्शन भी चालू हो गया है, क्या कर रही हो तुम? मिस गुमनाम ने ठंडी आवाज में कहा, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शौर्य? चिकन डिनर चाहिए, वो भी 0 किल्स पे। तानों से पहले ही तिलमिलाया शौर्य भड़क उठा। मतलब? मिस गुमनाम बोली, मतलब ये कि तुम एक्शन में 0 हो। स्केलेटन मैंने डलवाया, तुम्हें बस एविडेंस साफ करने थे, लेकिन तुमने इंस्पेक्टर को हल्के में लिया। पर देखो, उन 2 लड़कियों ने पूरा गेम पलट दिया। शौर्य ने झेंपते हुए कहा, मैंने कोशिश तो की थी। गुमनाम बोली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर बार बार बेइज्जती जरूर होती है, और तुम वही कर रहे हो शौर्य। शौर्य चुप हो गया, फिर बोला, अब क्या करना है? गुमनाम ने जवाब दिया, टाइम स्पेंड करो, यश के आसपास रहो, उसकी कमजोरी पकड़ो, माया को साथ लो, मैं अपनी तरफ से देखती हूँ क्या किया जा सकता है। फोन कट गया। शौर्य मोबाइल दीवार पर फेंकने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में अब एक ही चीज थी, यश की बर्बादी। कुछ दिन बीत चुके थे। यश की फैक्ट्री अब पूरी तरह रनिंग मोड में आ चुकी थी। मशीनों की आवाज अब उसे संगीत जैसी लगने लगी थी। जिस पसीने से उसने इसे खड़ा किया था, वही अब धीरे धीरे मीठा फल देने लगा था। मुंबई यूनिट की तुलना में ये फैक्ट्री कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन दे रही थी, जिसकी वजह से बाजार में गुप्ता कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स की जो लगातार आउट ऑफ स्टॉक वाली हालत थी, अब वो सुधरने लगी थी। दुकानों की शेल्फ पर अब यश के प्रोडक्ट्स की वापसी हो चुकी थी। प्रॉफिट में भले ही थोड़ा इंक्रीमेंट था, लेकिन हौसला काफी बढ़ चुका था। इसी बीच यश अपने कैबिन में राघवन के साथ हंसी मजाक कर रहा था। थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए राघवन। यश मुस्कुराया, आपने हमें इतना बड़ा काम दिया, ये हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन भगवान और हमारे वर्कर्स ने साथ दिया तो हम इसे पूरा कर पाए। राघवन ने तुरंत हंसते हुए कहा, यही बात है तुम में यश, करते खुद हो लेकिन क्रेडिट दूसरों को देते हो, जैसे अवार्ड शालिनी को दे दिया था, है ना? यश अचानक चुप हो गया। एक सेकंड के लिए उसकी मुस्कान भी थम गई। वो राघवन के साथ कैबिन से बाहर निकल आया और बात बदलते हुए पूछा, दिग्विजय अंकल को बताया आपने? बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करेंगे, राघवन ने जवाब दिया। यश कुछ और कहने ही वाला था कि उसकी नजर फैक्ट्री के बैकयार्ड में गई। एक लड़का हाथ में कैमरा लिए किसी काम में मग्न था। यश की आंखें चौकन्नी हो गई। यश धीरे धीरे उस लड़के के पीछे गया। लड़का ध्यान से कैमरे में कुछ शूट कर रहा था। यश ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़का एकदम से उछल पड़ा। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यश ने सख्त आवाज में पूछा। लड़का बुरी तरह से घबरा गया। सर, मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, मेरा घर यहीं सतारा में है,
मैं बस इस नई फैक्ट्री का वीडियो बना रहा था। मिक्स करके सोशल मीडिया पर डालूंगा, थोड़ा व्यूज आ जाएगा तो। यश मन ही मन बड़बड़ाया, इन इन्फ्लुएंसर्स ने तो हाथ कर दिया है, जहां देखो कैमरा लेकर कूद पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम आपको दिखाएंगे कुछ वैसा जो किसी ने ना ही देखा, फलाना ढिमकाना। यश ने कड़कते हुए कहा, लाओ कैमरा दिखाओ। लड़के ने कांपते हाथों से कैमरा पकड़ाया। यश ने पूरा फुटेज देखा, सब ठीक था, कोई छेड़छाड़ या डाउटफुल रिकॉर्डिंग नहीं थी। फिर उसने उसका सोशल मीडिया का चैनल भी चेक किया, एकदम साधारण ब्लॉगिंग चैनल था। यश की सख्ती थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन उसने आवाज अब भी सख्त रखी। देखो, अगली बार से किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में शूट करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है, वरना व्यूज कमाने के चक्कर में मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाऊंगा। लड़का पसीने से लथपथ था। वो तुरंत बोला, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। यश ने कैमरा लौटाया और उसे जाने दिया। कुछ देर बाद यश वापस अपने कैबिन में आया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर थी। अगर एक नॉर्मल वीडियोग्राफर कैमरा लेकर अंदर आ सकता है, तो कोई और भी तो आ सकता है, किसी और मकसद से। अब उसे फैक्ट्री की सिक्योरिटी को लेकर फिर से सोचने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि कुछ लोग व्यूज के पीछे थे, पर कुछ लोग सोशल मीडिया व्यूज से कहीं ज्यादा खतरनाक एजेंडा लेकर चल रहे थे। जैसे ही वो लड़का बाहर पहुंचा, उसने तुरंत वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर किया, फिर बिना वक्त गवाए उसे किसी को भेजा और तुरंत एक कॉल मिलाया। फोन उठा और उस तरफ से शौर्य की आवाज आई। क्या हुआ, बोलो। उस लड़के ने कहा, मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां कुछ गलत है। आप देख लीजिए, और हाँ, मेरे पैसे भेज दीजिएगा। शौर्य थोड़ा सा चिढ़ा और बोला, जज ना बन तू, गलत सही का फैसला मुझे करने दे, मिल जाएंगे तेरे पैसे। और फोन काट दिया। उस लड़के को भेजना शौर्य का प्लान था, लेकिन वो इस वीडियो की हेल्प से यश को कितना नुकसान पहुंचाने वाला था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। शौर्य ने वो 20 मिनट लंबा वीडियो 2 बार ध्यान से देखा, हर एंगल, हर मूवमेंट, हर बैकग्राउंड नॉइस तक चेक किया, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बड़बड़ाया, ये साला यश क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं इसकी बैंड बजाने के लिए, और ये है कि हर बार बच निकलता है। उसने गुस्से में फोन टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखों में जलन थी, माथे पर गुस्से की लकीरें, और फोन में पड़ा वो वीडियो एक और फेलियर का तमगा लग रहा था। उसने खुद से कहा, मिस गुमनाम, माया सब ताना मारते हैं मुझ पर, और सच कहूं तो मैं खुद को भी फेस नहीं कर पा रहा। वो अपने बालों में हाथ फिराकर कुर्सी से उठने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर कुछ हलचल सी दिखी। वीडियो के एक फ्रेम में एक अजीब सी चीज नजर आई। 1 सेकंड से भी कम का शॉट, लेकिन कुछ तो था जो अटका। शौर्य झट से वापस बैठा और वीडियो को रिवाइंड किया। उसने वो फ्रेम बार बार पॉज किया, जूम किया। उसके चेहरे पर अब तक की सबसे शातिर स्माइल आ गई। अरे, तो तू अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को वहीं छुपा रहा था यश, और मैं ऊपर ऊपर से ही ढूंढ रहा था। उसने फोन उठाया, स्क्रीन को नजदीक से घूरते हुए कहा, अब तू गया यश।